नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक वैशिष्ट्य। रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि के आसन पर अधिष्ठित हुए थे तथा दिनकर की रचनाओं में जैसी गहन अनुभूति विद्यमान है वैसी उनके समकालीन अन्य साहित्यकारों में नहीं दिखाई देती। तो चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताओं को। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता रही है उनकी गतिशीलता। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ था और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी थी। इस दीर्घकाल की अवधि में कवि निरंतर गतिशील रहा। समय और परिस्थिति के अनुसार उसके काव्य का स्वर भी बदला, परंतु एक विशेषता जो आरंभ से अंत तक इनके काव्य में रही वह थी उनकी भावनाओं का, उनकी कविताओं का राष्ट्रीय स्वर। तो संक्षेप में देखते हैं तो दिनकर जी की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियां निम्नांकित दिखाई देती हैं। भाव पक्ष, सबसे पहली विशेषता इनकी कविता की है ज्वलंत राष्ट्रीयता। दिनकर जी ज्वलंत राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद का पहला लक्षण है अपनी संस्कृति की महत्ता का बोध, उस पर अभिमान तथा उसका गुणगान। दिनकर जी ने कई काव्य ग्रंथ प्राचीन भारतीय आख्यानकों को लेकर ही रचे। हिमालय के प्रति शीर्षक कविता में कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो यहाँ कवि आस्था प्रकट करता है हिमालय के प्रति, जो कि भारतीय गौरव का, भारतीय इतिहास का साक्षी रहा है। ब्रिटिश शासन के काल में देश की परतंत्रता से व्यथित होकर कवि की वाणी जलती हुई दिखाई देती है। वे कहते हैं, मैं तेज का तेज युगों के मूक मौन की बानी हूँ, दिल जले शासितों के दिल की मैं जलती हुई कहानी हूँ। चीन के आक्रमण के समय वे सारे राष्ट्र के स्वाभिमान को झकझोर देते हैं। वे कहते हैं, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अतः वह नौजवानों का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं, कसकर पकड़ कृपाण मुट्ठियाँ ढीली मत होने दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी कविताओं में ज्वलंत राष्ट्रीयता का स्वर दिखाई देता है। वे कहते हैं कि शूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, शूर धर्म है शोणित अरि पर धर कर चरण में चलना। अर्थात वे विपत्तियों, विघ्नों और कठिनाइयों के लिए दहकते अंगारे तथा शोणित अरि का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से दिनकर राष्ट्रीय चेतना के प्रबल चितेरे बनकर सामने आते हैं। दूसरी विशेषता है प्रगतिशीलता। देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भी यहाँ की आर्थिक जो लोगों के जीवन में कठिनाई थी वो नहीं गई, जिसे देखकर कवि का भावुक हृदय पीड़ा से भर उठा। वे कहने को विवश हो गए कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। कि यह दशा देखकर कवि का प्रगतिशील हृदय पुकार उठता है, विकल हो उठता है और कवि इस आमंत्रण से ललकार उठता है। यह अन्याय और शोषण से क्षुब्ध होकर प्रगतिवादियों के समान विध्वंस, क्रांति और युद्ध का बिगुल बजाते हैं। वे देश के नवयुवकों को क्रांति लाने की प्रेरणा देते हैं। खड़ा हो कि पश्चिम के कुचले हुए लोग उठने लगे ले मशाल, खड़ा हो कि पूरब की छाती से भी फूटने को है ज्वाला कराल। इस प्रकार दिनकर राष्ट्र के सुख दुख के साथ तादात्म्य स्थापित कर देश को उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते दिखाई देते हैं।
तीसरी विशेषता है इनकी कविता की प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, कि दिनकर ने भी हमारे युग के अनेक कवियों की भांति अपने काव्य जीवन का आरंभ प्रेमोपासना, यौवन के स्वप्न तथा कल्पना लोक में विहार से किया था। जीवन के जगत के संघर्ष से दूर भागकर उनकी कल्पना भी धरती से कहीं दूर स्वप्न देखती थी, और उसी स्वप्न में वे कह उठे हैं कि व्योम कुंजों की सखी ऐ कल्पने, आ उत्तर हंसले जरा वन फूल में। अपनी कुछ रचनाओं में वे एकदम रोमानी और कल्पना प्रधान प्रवृत्तियों की मादकता से छके दिखाई देते हैं। नर और नारी, प्रकृति और कल्पना, सभी के सौंदर्य में चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। उदाहरणार्थ उर्वशी का निम्न चित्र हम देख सकते हैं। मैं आत्मतंत्र यौवन की नित्य नवीन प्रथा, रूपसी अमर में चिव युवती सुकुमारी हूँ। नारी दिनकर के काव्य में अपने विविध रूपों यथा माता, भगिनी अर्थात बहन, पत्नी और प्रेयसी आदि के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। तो इस प्रकार सौंदर्य और प्रेम दिनकर के काव्य में महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आए हैं। प्रकृति चित्रण, दिनकर ने प्रकृति के चित्रण में भी पर्याप्त रुचि ली है। कवि का मन प्रकृति की ओर खिंचता है, पर देश विभाजन की त्रासदी उसे व्याकुल करती है और वे कह पड़ते हैं, हाँ बसंत की सरस खड़ी है, जो करता मैं भी कुछ गाऊं। कवि हूँ आज प्रकृति पूजन में, निज कविता के दीप जलाऊं। पर क्या गाऊं, सतलज रोती है हाय, खिली कलियां किनारे, फूल गए ऋतुपति, बहते हैं यहाँ रुधिर के दिव्य पनारे। तो कितने व्यथित दिखाई देते हैं वे। रस योजना, दिनकर के काव्य का मूल स्वर ओज है, इसीलिए वे प्रधानता वीर रस के कवि माने जाते हैं। परंतु श्रृंगार रस का भी सुंदर परिपाक इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वीर रस के सहायक रसों के रूप में रौद्र रस भी जन सामान्य की व्यथा के चित्रण में, करुण रस और वैराग्य प्रधान स्थलों पर शांति रस की प्रधानता भी दिखाई देती है। अब आते हैं दिनकर के कला पक्ष पर। तो कला पक्ष में सबसे पहले काव्य रूप के विषय में यदि हम देखें तो दिनकर के कृतित्व में काव्य रूपों की विविधता दिखाई देती है, जो इनकी काव्य प्रतिभा की परिचायक है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही विधाओं में सफल रचनाएं की हैं। प्रबंध में इनके महाकाव्य में कुरुक्षेत्र, खंड काव्य में रश्मि रथी, नाटकीय महाकाव्य में उर्वशी, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। मुक्तक में गीत मुक्तक और पाठ्य मुक्तक दोनों ही हैं। इन परंपरागत काव्य रूपों के अतिरिक्त कवि ने कुछ मिश्रित रूपों के नए प्रयोग भी अपनी कविता में किए हैं। भाषा शैली, दिनकर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है अभिव्यक्ति की विशदता, अर्थात अभिव्यक्ति की स्पष्टता। उनकी भाषा में सर्वत्र भावानुकूलता का गुण पाया जाता है। ओज और प्रसाद उनकी शैली के प्रधान गुण हैं। ओज गुण के उदाहरण के रूप में हम देखें तो वीरता तम को संभाले बुद्धि का पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। तो इस तरह से दिनकर की भाषा में ओज प्रधान गुण के रूप में सामने आता है। दिनकर की भाषा प्रायः संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, पर विषय के अनुरोध से उन्होंने न केवल तद्भव अपितु अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। जैसे यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीप्ति समुन्नत भाल, मेरे प्राणों का सागर अगम उत्तल उछाल है, नवनील ने जन्म घड़ी में ही नील, समुद्र का भव्य दिया सपना, पी कहाँ कह प्रेमी ने पपी है, सिखलाया मुझे पी कहाँ जपना। तो इस तरह से इनकी कविताओं में भाषा संबंधी भी अनेक प्रयोग दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिनकर अपने युग के प्रभावशाली कवियों में से माने जाते हैं तथा दिनकर का काव्य ओज और पौरुष का काव्य है। दिनकर
ने अपने युग को प्रभावित किया था तथा इनके अनेकानेक कार्यकलापों के कारण इन्हें सन 1959 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारणी सभा द्वारा द्विवेदी पदक दिया गया। इलाहाबाद की संस्था परिमल की ओर से इन्हें मानपत्र भी दिया गया। इनकी कई कृतियां विदेशों में भी सम्मानित हुईं। जापान के अंग्रेजी पत्र करंट वोस्ट ने आपकी कविता कलिंग विजय का अनुवाद प्रकाशित कराया तथा रूस के विदेशी साहित्य ग्रंथमाला के अंतर्गत उनकी कविताओं का संकलन रूसी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने आजीवन साहित्य साधना की तथा हिंदी साहित्य के एक सुधी साहित्यकार के रूप में वे सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।